हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि बेंडिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट में क्या डिफरेंस होता है, शाफ्ट क्या होती है, टॉर्जन क्या होता है और टॉर्क क्या होता है। यानी बेसिकली हमने टॉर्जन और टॉर्क के बारे में डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, अभी यहाँ पे हम देखते हैं एजम्पशंस के बारे में। ये जो पॉइंट्स हैं ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को डिस्कस करा चुका हूँ नेक्स्ट बार इससे प्रीवियस वीडियो में। तो हम डायरेक्टली अब आएंगे एजम्पशंस के ऊपर। हम डायरेक्टली आते हैं एजम्पशंस के ऊपर। यानी जब हमें टॉर्जन इक्वेशन डेराइव करनी होती है तो टॉर्जन इक्वेशन डेराइव करने के से पहले हमें कुछ एजम्पशंस मानने पड़ते हैं। टॉर्जन इक्वेशन डेराइव करने से पहले हमें कुछ एजम्पशंस मानने पड़ते हैं। तो वो एजम्पशंस हम देखते हैं। एजम्पशंस मेड इन द डेरिवेशन ऑफ shear stress produced in a circular shaft subjected to torsion or assumptions made while deriving torsion equation। यानी अभी ये दोनों कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएं। पहले हम shear stress के बारे में क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, देन फिर उसके आगे हम प्रोसीड करेंगे टॉर्जन इक्वेशन के लिए। तो इसमें कौन कौन से एजम्पशंस हमें लेने होते हैं ये हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, देन इसके बाद हम टॉर्जन इक्वेशन को डेराइव करेंगे। पहला एजम्पशंस हम ये लेते हैं कि जो शाफ्ट का जो मटेरियल होगा वो होमोजीनियस होगा, आइसोट्रॉपिक होगा और हुक्स लॉ को फॉलो करेगा। ये हम पहला एजम्पशंस लेते हैं। या द मटेरियल ऑफ द बार और शाफ्ट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, दैट मीन्स होमोजीनियस मटेरियल। शाफ्ट का मटेरियल हमारे पास होमोजीनियस मटेरियल होना चाहिए। शाफ्ट का जो मटेरियल होना चाहिए वो होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस का मतलब होता है कि उसका जो कंपोजिशन है थ्रू आउट द बार या थ्रू आउट द शाफ्ट सेम है। दूसरा है ट्विस्ट अलोंग द शाफ्ट इज यूनिफॉर्म। ट्विस्ट अलोंग द शाफ्ट इज यूनिफॉर्म यानी पूरी शाफ्ट में जो ट्विस्ट होना चाहिए पर लेंथ में वो क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तीसरा है द शाफ्ट इज ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर सेक्शन थ्रू आउट। शाफ्ट का जो सेक्शन होना चाहिए वो सर्कुलर होना चाहिए थ्रू आउट। जैसे ये हमारे पास शाफ्ट है, ये हमारे पास एक शाफ्ट है, तो क्या बोला गया कि द शाफ्ट इज ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर सेक्शन थ्रू आउट। जैसे यहाँ पे इसका डायमीटर डी है तो यहाँ पे भी इसका डायमीटर डी होना चाहिए, इस पॉइंट पे भी इसका डायमीटर डी होना चाहिए। तो इसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर सेक्शन थ्रू आउट द बार। या इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि शाफ्ट जो होनी चाहिए वो प्रिज्मेटिक होनी चाहिए। प्रिज्मेटिक का भी मतलब यही होता है कि डायमीटर जो है प्रत्येक पॉइंट पे क्या होना चाहिए, उसका सेम होना चाहिए, या प्रत्येक पार्ट पे डायमीटर सेम होना चाहिए। नेक्स्ट है क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट विच आर प्लेन बिफोर ट्विस्ट रिमेन प्लेन आफ्टर ट्विस्ट। यानी शाफ्ट का जो आपका क्रॉस सेक्शन है वो ट्विस्ट से पहले और ट्विस्ट के बाद में क्या होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे ये आपके पास क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन कैसा है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। तो ये जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, जब आप इस पर टॉर्क अप्लाई कर रहे हो तो टॉर्क अप्लाई करने से पहले और टॉर्क अप्लाई करने के बाद जो आपका ट्विस्ट हुआ उसके बाद जो इसका क्रॉस सेक्शन है यह सेम होना चाहिए। ऑल रेडी ऑफ और रेडियस विच आर स्ट्रेट बिफोर ट्विस्ट रिमेन स्ट्रेट आफ्टर ट्विस्ट। यानी इसके जो भी आपके रेडियस है वह बिफोर एंड आफ्टर ट्विस्ट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, यानी स्ट्रेट होनी चाहिए। द मटेरियल ऑफ द शाफ्ट इज परफेक्टली इलास्टिक एंड ओबेज हुक्स लॉ। जो शाफ्ट का जो मटेरियल होना चाहिए वो परफेक्टली इलास्टिक होना चाहिए और हुक्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। ये इसका छठा वाला पॉइंट है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है कि जब अगर आप किसी मेंबर पे लोड अप्लाई करते हैं तो लोड अप्लाई करने के बाद क्या होगा, उसमें डिफॉर्मेशन होगा, उसमें क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा। तो जैसे ही आप लोड हटा देते हैं तो मटेरियल क्या होता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो इसी को बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। अगर आप किसी मटेरियल पे इस इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा अगर आप इस पर लोड अप्लाई करते हैं तो लोड हटाने के बावजूद भी मटेरियल अपनी ओरिजिनल अवस्था में नहीं आ पाता है, यानी अब वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है या परमानेंटली डिफॉर्म्ड बना रहता है। तो उसको हम बोलेंगे प्लास्टिक, नहीं उसको हम प्लास्टिक मटेरियल बोलेंगे। तो यहाँ पे कौन सा एजम्पशंस है, मटेरियल ऑफ द शाफ्ट इज परफेक्टली इलास्टिक। शाफ्ट का जो मटेरियल होना चाहिए परफेक्टली इलास्टिक होना चाहिए और हुक्स लॉ को फॉलो करना चाहिए।
हुक्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। हुक्स लॉ क्या है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ये हमारे पास 6 एजम्पशंस हैं। पहला एजम्पशन हमने किया था कि शाफ्ट का जो मटेरियल होना चाहिए वो होमोजीनियस होना चाहिए, यानी उसका सेम कंपोजिशन होना चाहिए थ्रू आउट द शाफ्ट। दूसरा है ट्विस्ट अलोंग द शाफ्ट, ट्विस्ट अलोंग द शाफ्ट यूनिफॉर्म होना चाहिए। तीसरा है शाफ्ट जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की होनी चाहिए थ्रू आउट द लेंथ। नेक्स्ट है क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट विच आर प्लेन बिफोर ट्विस्ट रिमेन प्लेन आफ्टर ट्विस्ट, यानी शाफ्ट का जो क्रॉस सेक्शन है वो ट्विस्ट होने से पहले और ट्विस्टिंग के बाद में क्या होना चाहिए, प्लेन रहना चाहिए, यानी सेम रहना चाहिए। ऑल रेडियस विच आर स्ट्रेट बिफोर ट्विस्ट रिमेन स्ट्रेट आफ्टर ट्विस्ट, यानी जो भी आपकी रेडियस है वह बिफोर एंड आफ्टर ट्विस्ट क्या होनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका जो मटेरियल होना चाहिए वह परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल होना चाहिए और हुक्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। अब हम इसमें देखेंगे डेरिवेशन। अब हम इसका डेरिवेशन देखते हैं। ये एजम्पशंस आपके इंपॉर्टेंट हैं, इनको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये एजम्पशंस आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेरिवेशन ऑफ टॉर्जन इक्वेशन और स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन अ सर्कुलर शाफ्ट ड्यू टू टॉर्जन, यानी टॉर्जन इक्वेशन को डिराइव करेंगे। अब टॉर्जन इक्वेशन को डिराइव करने से पहले मैं आप लोगों को टॉर्जन इक्वेशन क्लियर करा देता हूँ। देखो टॉर्जन इक्वेशन जो होती है हमारी, वो टॉर्जन इक्वेशन ये होती है T अपॉन J इज इक्वल टू टाउ अपॉन R इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। ये हमारे पास टॉर्जन इक्वेशन है, ये हमारे पास टॉर्जन इक्वेशन है। यहाँ पे T जो है ये होता है हमारे पास टॉर्क, J जो है हमारे पास ये होता है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे इससे पहले आपने मूवमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था, आप क्या कर रहे थे, एक्स एक्सिस के अलोंग मूवमेंट निकाल लेते, वाई वाई एक्सिस के अलोंग मूवमेंट निकाल लेते, यानी आप ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग मूवमेंट निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे जब हम पोलर एक्सिस यानी जेड एक्सिस के अलोंग क्या करते हैं, मूवमेंट जेड एक्सिस के अलोंग क्या करते हैं, मूवमेंट निकालते हैं। तो वो जो जेड एक्सिस होती है ये हमारी पोलर मूवमेंट ऑफ जे जो होता है, इसमें पोलर जेड एक्सिस जो होती है हमारी पोलर एक्सिस कहलाती है, और ये जो जे जो है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाएगा। टाउ जो है हमारे पास शियर स्ट्रेस होता है, टाउ जो होता है हमारे पास शियर स्ट्रेस होता है। आर जो होता है, जैसे ये हमारे पास एक शाफ्ट है, ध्यान से देखिएगा, जैसे ये हमारे पास एक शाफ्ट है, ये हमारे पास एक शाफ्ट है और ये हमारे पास एक्सिस है, तो ये जो होगा आपका, ये जो डिस्टेंस होगी ये आर होगी। तो आर क्या है आपका, रेडियस ऑफ शाफ्ट, रेडियस ऑफ शाफ्ट, और आप इस पर क्या कर रहे हो, ट्विस्ट लगा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इस पर ट्विस्ट लगा रहे हो। जी जो है हमारे पास शियर मॉड्यूलस, जी जो है हमारे पास शियर मॉड्यूलस, थीटा जो है हमारे पास एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट, और एल क्या हमारे पास लेंथ ऑफ शाफ्ट, लेंथ ऑफ शाफ्ट। ये ध्यान से देखिएगा, लेंथ ऑफ शाफ्ट, ये हमारे पास लेंथ हो गई, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमें डिराइव करनी है। अभी पहले ध्यान से देखिएगा, ये इक्वेशन हमें डिराइव करनी है। T अपॉन जे इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। टी क्या है हमारे पास टॉर्क, जे क्या है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, टी क्या है, टाउ क्या है, सॉरी टाउ क्या है शियर स्ट्रेस। इसको आप कभी कभार क्यू से भी डिनोट कर सकते हो, इसको क्यू से भी डिनोट किया जा सकता है। आर क्या है हमारे पास रेडियस ऑफ शाफ्ट, जी क्या है शियर मॉड्यूलस, थीटा क्या है एंगल ऑफ ट्विस्ट, और एल क्या है लेंथ ऑफ शाफ्ट, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आई थिंक। अब इसका डेरिवेशन देखते हैं, डेरिवेशन कैसे करना है। सबसे पहले इसमें हमने लिखा हुआ है when a circular shaft is subjected to torsion, when a circular shaft is subjected to torsion, shear stresses are set up in the material of shaft। जब आप किसी शाफ्ट पे टॉर्क अप्लाई करते हैं या जब किसी शाफ्ट पे टॉर्जन लगा होता है तो उस समय क्या होगा, आपका शियर स्ट्रेस जनरेट होंगे मटेरियल ऑफ द शाफ्ट में। टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ शियर स्ट्रेस एट एनी पॉइंट ऑन द शाफ्ट, ठीक है। इस शियर स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड पता करने के लिए हमने एक शाफ्ट को कंसीडर कर रखा है जिसका एक पार्ट हमने फिक्स कर रखा है ए पे एंड फ्री एट द
other end BB as shown in figure 1. अब इसको डिस्कस कर लेते हैं, एक बार इसको ध्यान से देखिएगा. When a circular shaft is subjected to torsion, shear stresses are set up in the material of the shaft. To determine the magnitude of shear stress at any point on the shaft, consider a shaft fixed at one end AA and free at other end BB as shown in figure B. अब इसको ध्यान से देखिएगा. यहाँ पे चाहे तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है. अभी मैं एक बार इसको पढ़ के बता दे रहा हूँ आपको, इसके बाद फिर मैं समझाऊंगा आपको. लेट सी डी इज एनी लाइन ऑन द शाफ्ट. लेट सी डी इज एनी लाइन ऑन द शाफ्ट. नाउ लेट द शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क टी एट द एंड बी बी एज shown in figure B. As a result of this torque T, the shaft at the end BB will rotate clockwise and every cross section of the shaft will be subjected to shear stresses due to this. The point D is shifted to DD. अब यहाँ पे समझते हैं, ठीक है. जब आप इसमें एग्जाम में डेरिवेशन करेंगे, जब आप इसको एग्जाम में डेरिवेशन करेंगे तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी प्रोसीड कर सकते हैं. आप डायरेक्टली ये जो मैंने आपको है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से प्रोसीड कर सकते हैं. इसमें हमने क्या कर रखा है, एक शाफ्ट है और शाफ्ट कैसी है हमारे पास, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की है, ये हमने दिखा रखा है. तो इसका ये जो हमने पार्ट ले रखा है, ये है शाफ्ट हमारे पास. ये ए पार्ट है और ये बी बी पार्ट है. और शाफ्ट ये हमारे पास शाफ्ट है ए बी, यानी यहाँ पे भी हमने पॉइंट ए ले रखा है, यहाँ पे भी पॉइंट ए बी बी. ये हमारे पास कंप्लीट क्या है, एक शाफ्ट है. इसके बाद इस शाफ्ट का जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, ये इस तरीके से. और ये जो पॉइंट है इसका ओ है. अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास फिगर है. शाफ्ट फिक्स्ड एट वन एंड ए बिफोर टॉर्क टी इज अप्लाइड, यानी और इस शाफ्ट की लंबाई दे रखी है आपकी एल. अब हमने क्या कर रखा है, ये जो शाफ्ट है इस शाफ्ट की पोलर एक्सिस पे, इस शाफ्ट की पोलर एक्सिस पे ही हमने एक लेयर ले रखी है. इस लेयर को हमने नाम दिया हुआ है सी डी. इस लेयर को हमने क्या नाम दिया हुआ है, सी डी नाम दिया हुआ है. ये फिक्स्ड एंड है, ये फ्री एंड है. अब क्या कर रहे हैं नेक्स्ट वाले उसमें हम क्या कर रहे हैं, ये बिफोर अप्लाइंग टॉर्क है, ये बिफोर अप्लाइंग टॉर्क है शाफ्ट की कंडीशन. नेक्स्ट पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, ये जो पोर्शन है, ये जो हमारे पास पार्ट था, इस पर हमने क्या किया, टॉर्क लगाया. क्या किया, टॉर्क लगाया. इस फ्री एंड पे हमने क्या किया, टॉर्क लगाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, शाफ्ट क्या हुआ, ट्विस्ट होने की कोशिश की. शाफ्ट ने यानी रोटेट होने की कोशिश करी, लेकिन शाफ्ट का एक पोर्शन फिक्स होने की वजह से, फिक्स होने की वजह से ये कंप्लीट रोटेशन नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें ट्विस्टिंग आ जाएगी. अब यहाँ पे आप देखो, इस ट्विस्ट की वजह से ये जो हमने एक लेयर ले रखी थी सी डी, जो इसको हमने न्यूट्रल एक्सिस पे ही कंसीडर कर रखा था, यानी इस शाफ्ट के न्यूट्रल एक्सिस के पे ही लगभग हमने इस एक्सिस को, इस सी डी लाइन को कंसीडर, यानी सी डी लेयर को कंसीडर कर रखा था. तो इस टॉर्क की वजह से जब हमने इस शाफ्ट के फ्री एंड पे टॉर्क अप्लाई किया, तो क्या हुआ कि ये वाला पार्ट फिक्स होने की वजह से इतना ही टॉर्क इसने यहाँ से जनरेट किया होगा, जो इसको रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा. तो इसकी वजह से शाफ्ट क्या हुआ, कंप्लीट रोटेशन नहीं कर पाई, जिसकी वजह से यहाँ इसमें क्या हुआ, ट्विस्टिंग आई. और उस ट्विस्टिंग की वजह से ये जो डी जो है आपका, ये जो पॉइंट डी है, ये शिफ्ट होके हमारा डी डैश पे चला गया. क्या हो गया, डी डैश पे चला गया. तो अब ये जो लेयर, जो पैरेलल लेयर, यानी जो हमारी लीनियर स्ट्रेट लेयर थी, अब ये इस इंक्लाइंड पोजीशन में आ गई. और इसका इनिशियल जो एंगल बनेगा, इस इनिशियल पोजीशन से जो एंगल हुआ वो 5 हुआ, यानी अब इसमें इतना डिफ्लेक्शन आ गया इस टॉर्क की वजह से. तो इसका अगर हम सर्कुलर क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो ये इस तरीके से है. इसका जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है वो इस तरीके से है. तो यहाँ पे आप देखिएगा, इसकी रेडियस हमने ले रखी है, डी डी रेडियस ले रखी है, डी डी इसका डायमीटर है और ये इसका रेडियस है. अब ये चीज़ ध्यान देखिएगा आप कि इसमें जो है ये डी पॉइंट है, ये डी डैश पॉइंट है, यानी इनिशियल पॉइंट क्या था, डी था, फाइनल पॉइंट क्या हो गया,
टॉर्क अप्लाई करने के बाद d1 हो गया, और ये तो इसकी रेडियस है, ये क्या है, इसकी रेडियस है। तो ये एंगल कितना बनाया इसने, एंगल कितना बनाया, d और d डैश के बीच में जो आपका आर्क वाला एंगल बनेगा ये बनेगा एंगल थीटा। तो ये फिगर भी है। अब इसमें देखते हैं आर क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ शाफ्ट, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एल क्या है, लेंथ ऑफ शाफ्ट। टी क्या है, टॉर्क अप्लाइड इस एंड पे। टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस इस सरफेस पे जो आपका जनरेट हो रहा है। सी और जी, सी और जी जो है आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ शाफ्ट, यानी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। यहाँ पे जो हमारे पास एंगल फाई है, एंगल फाई क्या बनेगा हमारे पास, डी सी डी डैश। एंगल फाई बराबर क्या है, एंगल डी सी डी डैश ऑल्सो इक्वल्स द शियर स्ट्रेन। ये जो एंगल है ये शियर स्ट्रेन को शो करेगा। थीटा बराबर क्या है, एंगल डी ओ डी डैश, ये शो करेगा एंगल ऑफ ट्विस्ट को। फाई एंगल शो कर रहा है शियर स्ट्रेन को, और ये जो एंगल शो कर रहा है ये कर रहा है हमारा एंगल ऑफ ट्विस्ट को। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं इस पे आगे। अब इसमें आगे देखते हैं। अब इसमें शियर स्ट्रेन यानी टॉर्क के कारण जो इसमें शियर स्ट्रेन आया वो कितना होगा, डिस्टॉर्शन पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो जब आप इसको देखोगे, इसकी भी लंबाई कितनी है, टोटल लंबाई कितनी है इसकी, एल लंबाई होगी। कितनी लंबाई होगी इसकी, एल लंबाई होगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि टेन फाई बराबर क्या होगा, डी डी डैश अपॉन सी डी। तो यहाँ से टेन फाई इजिकल टू क्या आ गया हमारे पास, डी डी डैश अपॉन सी डी, यानी टोटल लंबाई एल। टेन फाई बराबर डी डी डैश अपॉन सी डी। इफ फाई इज वेरी स्मॉल, अगर ये फाई हमारा वेरी स्मॉल है, देन टेन फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। तो इसलिए फाई इज इक्वल टू डी डी डैश अपॉन एल। ये जो डी डी डैश जो आपका शो कर रहा है, ये जो डी डी डैश है आपका, ये क्या हमारे पास आर्क है, ये क्या हमारे पास आर्क है। डी डी डैश क्या हमारे पास आर्क है, और ये आर्क इज इक्वल टू होता है आपके पास, फॉर्मूला होता है आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल। आर्क क्या होता है, रेडियस इंटू एंगल। तो डी डी डैश आर्क है, तो रेडियस क्या है हमारे पास, ओ डी क्या है, रेडियस है, इंटू थीटा। तो डी डी डैश बराबर आर इंटू थीटा। फाई इज इक्वल टू आर इंटू थीटा अपॉन एल आ जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा। अभी हमें मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में हमें पता है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में हमें पता है। जी बराबर होता है शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। तो जी बराबर हो जाएगा टाउ अपॉन फाई। टाउ क्या है यहाँ पे, शियर स्ट्रेस है, फाई क्या है हमारे पास, शियर स्ट्रेन है। तो जी इक्वल टू हो जाएगा टाउ इंटू, जी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से फाई की वैल्यू रख लो, टाउ इंटू एल अपॉन आर इंटू थीटा, या जी इंटू थीटा अपॉन एल इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर। तो टाउ अपॉन आर इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, ये हमें प्रूव करना है, तो इतना पोर्शन हम निकाल चुके हैं। जी थीटा अपॉन एल इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर, ये पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। नेक्स्ट में ध्यान रखना, ये पॉइंट हमारा आ गया। फॉर ए गिवन शाफ्ट सब्जेक्टेड टू टॉर्क टी, द वैल्यू ऑफ जी थीटा एंड एल आर कॉन्स्टेंट। किसी दिए गए शाफ्ट के लिए, किसी दिए गए शाफ्ट के लिए जिसमें हमारा टॉर्क टी अप्लाई हो रहा है, उसके लिए शियर मॉड्यूलस, क्योंकि ये इलास्टिक कांस्टेंट्स है, एंगल ऑफ ट्विस्ट और लेंथ की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसलिए शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियस आर। हेंस शियर स्ट्रेस यानी किसी दिए गए शाफ्ट के लिए जिस पे टॉर्क टी अप्लाई हो रहा है, उसके लिए जी थीटा और एल की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि टाउ अपॉन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट और टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और टाउ अपॉन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर हो गया। अब यहाँ से समझते हैं, इफ Q is the shear stress induced at a radius r from the center of shaft, then tau upon r is equal to Q upon r। अब इसको इस तरीके से समझो स्टूडेंट्स,
ये हमारे पास शाफ्ट है, ये हमारे पास क्या है, शाफ्ट है। ये जो हमारे पास टाउ था, ये टाउ था हमारे पास इस सरफेस पे, और ये जो रेडियस है इसकी, ये रेडियस आर है। यानी ये जो शियर स्ट्रेस टाउ था हमारे पास, ये इस रेडियस पे था, यानी आर रेडियस पे था। अब हम क्या मान रहे हैं, इफ़ क्यू इज द शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड एट अ रेडियस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ शाफ्ट। अगर ये हमारे पास सेंटर ऑफ शाफ्ट है और यहाँ से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस ये हमारे पास आर है, क्या है, स्मॉल आर है, और इस पॉइंट पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या हमारे पास क्यू है। इस पॉइंट पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू अगर क्यू है तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, टाउ अपॉन आर बराबर क्यू अपॉन आर, क्योंकि टाउ अपॉन आर क्या है, कांस्टेंट है। तो जितना यहाँ पे टाउ अपॉन आर आएगा क्यू अपॉन आर के बराबर हो जाएगा। यानी इस स्मॉल आर रेडियस पे जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू अगर हम क्यू मान रहे हैं तो टाउ अपॉन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन आर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस वाली इक्वेशन से हम कह सकते हैं टाउ अपॉन आर इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन आर। क्लियर हो गया। ये जो है ये सरफेस पे है, आर रेडियस की डिस्टेंस पे, ये स्मॉल आर रेडियस की डिस्टेंस पे। अब हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। तो ये तो हमारा शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो गया। अगर आपसे एग्जाम में शियर स्ट्रेस डिराइव करने के लिए पूछा जाता है तो आपको इतना तक ही डिराइव करना है। लेकिन अगर हमें पूरी टॉर्जन इक्वेशन डिराइव करने के लिए पूछी जाती है, अगर हमें टॉर्जन इक्वेशन डिराइव करने के लिए पूछी जाती है, तो अब हमें क्या करना है कि नाउ कंसिडर एन एलिमेंट्री रिंग ऑफ थिकनेस डी आर एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ओ एज सून इन फिगर 3, यानी एज सून इन फिगर 3 यानी ये वाला। अब हम क्या कर रहे हैं, डी आर थिकनेस का हम क्या कर रहे हैं, एक एलिमेंट्री रिंग कंसीडर कर रहे हैं जो हमारे पास सर्कुलर शाफ्ट थी। जैसे ये हमारे पास शाफ्ट है, ये वाला शाफ्ट है हमारे पास, तो हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे डी आर थिकनेस का कंसीडर किया हुआ है। ये वाला शाफ्ट आप देख रहे हो, डी आर थिकनेस का हमने एक एलिमेंट्री रिंग कंसीडर किया हुआ है जिसका एरिया कितना है, डी ए है। डी ए का मतलब है कि एरिया ऑफ दिस रिंग, एरिया ऑफ दिस रिंग, और डी आर का मतलब है कि ये वाला थिकनेस, और ये जो दिखा रहा है इस पर ये आर दिखा रहा है, क्या है, रेडियस आर है, ठीक है, रेडियस आर ये इनर, और ये जो टोटल रेडियस है ये आपके आर। अब क्या कर रहे हैं, नाउ शियर स्ट्रेस ऑन दिस रिंग, इस रिंग पे शियर स्ट्रेस कितना होगा, क्योंकि हमें पता था कि पहले क्यू अपॉन आर बराबर हम क्या ले रहे थे, आर डिस्टेंस पे टाउ अपॉन आर। तो इस रिंग पे शियर स्ट्रेस कितना आएगा, क्यू इज इक्वल टू टाउ अपॉन कैपिटल आर इंटू आर आ जाएगा यहाँ से। ये जो हमने रिंग कंसीडर कर रखा है, इस रिंग पे, इस एलिमेंट्री रिंग पे शियर स्ट्रेस कितना आएगा, क्यू इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर इंटू आर। अब इस एलिमेंट्री रिंग पे फोर्स कितना आएगा, फोर्स ऑन दिस रिंग, एलिमेंट्री रिंग डी एफ बराबर शियर स्ट्रेस ऑन दिस रिंग इंटू एरिया ऑफ दिस रिंग। शियर स्ट्रेस क्या है इस पे, क्यू, और एरिया क्या है, डी ए। तो इसलिए डी एफ इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इंटू डी ए। ठीक है, पहले हमने एलिमेंट्री रिंग पे क्या निकाला, पहले हमने एक एलिमेंट्री रिंग कंसीडर किया डी आर थिकनेस का आर रेडियस पे। उसके बाद हमने उस एलिमेंट्री रिंग पे शियर स्ट्रेस कंसीडर कर लिया, शियर स्ट्रेस निकाल लिया। शियर स्ट्रेस निकालने के बाद हमने उस एलिमेंट्री रिंग पे फोर्स निकाला, डी एफ इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस इंटू एरिया ऑफ रिंग। अब शियर स्ट्रेस फोर्स निकालने के बाद हम क्या निकाल रहे हैं, इस पर टॉर्क निकाल रहे हैं। सिमिलरली टॉर्क ऑन दिस रिंग, अब इस रिंग पे कितना टॉर्क आएगा, तो डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा डी एफ इंटू आर, डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा डी एफ इंटू आर, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं कि टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू रेडियस। डी एफ इंटू आर, इस एलिमेंट्री रिंग की बात कर रहे हैं, तो टाउ अपॉन आर इंटू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इंटू डी ए इंटू आर। तो यहाँ से डी टी बराबर हो जाएगा टाउ अपॉन कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू डी ए। अब ये तो हमने एलिमेंट्री रिंग की बात करी। अब टोटल टॉर्क कितना आएगा, अगर आर रेडियस पे देखें तो एलिमेंट्री रिंग पे तो इतना था, तो इस पूरे रिंग पे यानी इस पूरे सर्कुलर सेक्शन पे, ये इस पूरे सर्कुलर सेक्शन पे कितना टॉर्क आएगा, तो टोटल टॉर्क के लिए हम क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट किया हुआ है हमने इस वाली इक्वेशन को, इसको इक्वेशन 4 मान लो, सॉरी इसको इक्वेशन
ए मान लो, तो इस इक्वेशन को हमने इंटीग्रेट किया हुआ है, तो डी टी बराबर 0 से लेके कैपिटल आर, क्योंकि टोटल रेडियस कितनी थी इसकी, आर थी, तो यहाँ तक हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, टाउ आर आर स्क्वायर इंटू डी ए। तो ये तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो 0 से आर आर स्क्वायर इंटू डी ए। तो ये फाइनली क्या बन जाएगा हमारे पास, टी इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर इंटू जे। ये जो पूरा टर्म है आपके पास, ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म बन जाएगा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पूरा टर्म क्या बन जाएगा, ये जो टर्म कहलाता है आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। इसका मतलब होता है कि पाई अपॉन 32 डी की पावर 4 ये वैल्यू होती है इसकी, ठीक है। ये जो पूरा टर्म होगा ये जे कहलाया जाएगा, और इसकी जो वैल्यू होगी, सॉरी, ये जो पूरा टर्म होगा आपके पास ये जे होगा, और ये जे कहलाता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा पाई अपॉन 32 इंटू डी की पावर 4, ये ध्यान रखिएगा। तो टी अपॉन जे इक्वल टू क्या आ गया, टाउ अपॉन आर। तो हमने क्या कर दिया, तीनों इक्वेशनों को, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 4 को हमने क्या कर लिया, कंबाइंड कर लिया। तो टी अपॉन जे इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल इक्वल टू टाउ अपॉन आर। तो ये टॉर्जन इक्वेशन आपका प्रूफ हो गया। तो ये आपका टॉर्जन इक्वेशन प्रूफ हो गया।